हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूँ एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज जिस चैप्टर का हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। बच्चों के बीच में बड़ा फेमस है और किस वजह से फेमस है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। लेकिन यार, अगर अपन जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस के अंदर इससे बहुत भयानक क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, एडवांस में जरूर आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर एग्जाम के ड्यूरेशन में सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इवन टॉपर भी उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं और इसी वजह से जेई के अंदर पूरे में से एडवांस के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आते। क्लियर है? अच्छा, अब यार, जिन बच्चों को इस पर्टिकुलर चैप्टर से डर लगता है, ठीक है, तो उनके लिए एक सलाह है कि इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उन पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए जो आपको अच्छे लगते हैं और जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यार, आज हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कुछ एक कॉमन क्वेश्चन और कुछ मिसकॉन्सेप्शन उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यार, आप भी बच्चों कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। आप भी अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करिए कि कितने फॉर्मूले आपको ऑलरेडी याद हैं, कितने कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़े हैं वो सही हैं, उनको आपको अप्लाई करना आता है या नहीं आता है। वैसे तो चैप्टर देखो बहुत बड़ा है, आप भी जानते हैं काफी बड़ा चैप्टर है, फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। तो सारा का सारा हम एक साथ विद इन फ्यू आवर्स या 1 या 2 घंटे में पूरा नहीं कर सकते, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि जो भी कॉमन चीजें हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए भाई, आपके सामने रोटेशनल मोशन ये रहा। सबसे पहले यार, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है उससे पहले मैं आपको रिजिड बॉडी के बारे में बता दूं। रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जिनके किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी समय के साथ चेंज नहीं होती है। ऐसी बॉडी को अपन कहते हैं रिजिड बॉडी। अच्छे से जानते हैं इस बात को, ठीक? अच्छा, ठीक है सर। अब रिजिड बॉडी के बाद में एक होती नॉन रिजिड बॉडी, लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें केवल रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स ही पढ़ना है और स्पेशली वो भी उसका रोटेशनल मोशन। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हम अच्छे से जानते हैं और सर्कुलर मोशन में भी हमने ये चीज देखी है। हाँ, ऑल्दो सर्कुलर मोशन इज डिफरेंट देन द रोटेशनल मोशन, बट वी कैन से कि हाँ, एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही रहेगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नॉन एज द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज नॉन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 2 चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक डेरिवेशन जो शायद आपने अपनी क्लास के अंदर कभी किया होगा, अगर नहीं किया तो याद रखें। रोटेटिंग रिजिड बॉडी के अंदर एक पॉइंट का वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होता है, कभी सोचा है? तो यार, अगर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की बात करता तो मैं बोलता कि वो तो 0 होता है क्योंकि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है। क्लियर? लेकिन मैं बात कर रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। So always remember, एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम रिजिड बॉडी इज इक्वल्स टू द ओमेगा, विच इज इक्वल्स टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मतलब जितनी वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है ओमेगा से, ठीक, वही वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी होगी, विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम रिजिड बॉडी। क्लियर है? इतना याद रख लेना। इसका डेरिवेशन भी होता है जो शायद अपने अपने कभी लेक्चर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इतना याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब इसमें जो सबसे पहले बात हमको पढ़नी होती है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो यार, मैंने आपको क्या कहा था कि इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उन्हीं में से एक पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो शायद आप लोगों को भी हो सकता है ये पार्ट इजी लगता हो, है ना, लगना भी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा है कि हर चैप्टर में ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चैप्टर ही डिफिकल्ट है, आपको उसका सर्टेन पार्ट डिफिकल्ट लगता होगा, इसलिए वो चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है। तो हम
एटलीस्ट उन इजी पार्ट्स को तो पढ़ ले जिनसे क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्हीं में से ही एक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बिल्कुल वैसे ही होता है बच्चों जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने मास को देखा था। मास क्या करता है? इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। इन द सिमिलर मैनर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही डिफिकल्ट होता है उसकी पोजीशन को चेंज करना। क्लियर? ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था। जितना ज्यादा मास या जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी रोटेशनल पोजीशन को चेंज करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या बताएगा? जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी रोटेशनल पोजीशन को चेंज करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट। क्लियर है? ओके। ये एक टेंसर क्वांटिटी होती है बट फॉर फिक्स्ड एक्सिस इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपके एग्जाम्स में दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट हो तो आप टेंसर लगाएं, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन प्रेजेंट हो स्केलर लगाएं। समझ में आ गई बात? मतलब टेंसर भी हो स्केलर भी हो तो आप टेंसर लिखें, और अगर टेंसर नहीं है तो स्केलर लिखिए। ठीक है? ओके। अब टेंसर क्या होता है बच्चों, ये आप हायर क्लासेस जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे इस बात को। नाउ फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr², m1r1², m2r2², इस तरीके से होता है। जैसे कि ये कोई एक्सिस है और यहां से r दूरी पर कोई एक मास पार्टिकल आपने रखा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? mr² हो जाएगा। क्लियर है? इतना आपको याद होना चाहिए भाई। r क्या होता है? r हमेशा याद रखना ये परपेंडिकुलर दूरी होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर दूरी। किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और आपसे कहा जाता है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ये दूरी अगर r है और एंगल थीटा है, तो r क्या लोगे? ये ना बाबा, आप यहां से पहले एक परपेंडिकुलर डालना है इसके ऊपर, और फिर ये r परपेंडिकुलर जो आएगा ये आपका होगा यहां पर, इस जगह पर। क्लियर है बच्चों? तो याद रखें r यहां पर परपेंडिकुलर दूरी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है? अगर मान लीजिए आपका मास डिस्क्रीट नहीं होकर के कंटिन्यूअस है तो क्या करोगे? सेम कॉन्सेप्ट जो आपने सेंटर ऑफ मास के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले एक एलिमेंट लीजिए और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए और फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या आनी चाहिए भाई, है ना? देखो बिल्कुल वही किया हुआ है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब वो जो मास डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको यहां पर भी यूज करना है, लैम्डा सिग्मा रो वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है बच्चों? इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि पता है वो यहां पर भी काम आता है, वो सेंटर ऑफ मास में भी काम आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आ जाता है जब वो चार्ज की बातें करते हैं तब। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है भाई? मास तो केवल इस बात पर डिपेंड करता था कि मटेरियल के अंदर कितना माल भरा हुआ है ना भाई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन आल्सो। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। साइज एंड शेप क्या है इस बात पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? मतलब एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। हियर इज द रेडियस ऑफ जाइरेशन। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द रेडियस ऑफ जाइरेशन? बेसिकली रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब सिंपल सा है क्या? कि किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया। क्लियर? जैसे कि ये कोई बॉडी है और मैंने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया। ठीक है? वो आ रहा है आई। अब इसका मास था कैपिटल एम। अब मैंने क्या किया? इस बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट के फॉर्म में कॉन्सेंट्रेट कर दिया और उसको मैंने यहां से के दूरी पर रखा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी आई ही आना चाहिए। जिस दूरी पर रखने पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाता है अबाउट द सेम एक्सिस, उस दूरी का ही नाम है बच्चों रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आई के अंदर जब आप पुट करोगे तो अब भी मास आएगा, हाँ के ना? तो मास से तो मास कट जाएगा, तो ये डिपेंड कर रही है केवल और केवल एक्सिस से दूरी के ऊपर। समझा? अच्छा, शेप के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जैसे कि देखना, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ठीक? तो
तो आई की जगह एम आर स्क्वायर पुट करोगे तो के बराबर आर आ जाएगा। एक डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है तो के बराबर आर बाई रूट 2 आ जाएगा। क्या बात है, ऐसे आप हर एक के लिए निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद होती है कुछ थ्योरम्स जो काफी ज्यादा काम आने वाली है। कौन कौन सी थ्योरम्स है? एक तो होती है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? ये बोलती है कि कोई भी बॉडी हो उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। पहले किसके अबाउट? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, उसको अपन कहेंगे आईसी। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब इसी एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस अगर प्रेजेंट है और आप चाहते हैं कि मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और इन दोनों के बीच की दूरी अगर डी हो तो I बराबर कितना हो जाता है? IC प्लस MD स्क्वायर। मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई दूसरी एक्सिस प्रेजेंट हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे? सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। याद रख पाओगे? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मुझे I पता हो तो क्या मैं IC निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल, IC बराबर हो जाएगा I एक्सिस माइनस MD स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब सोचो जब D मिनिमम होगा तो I भी मिनिमम होगा। अब D मिनिमम कितना हो सकता है? D स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है? 0। मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जब निकालोगे तो D मिनिमम हो जाएगा। उसके अलावा किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो हमेशा IC में कुछ ना कुछ ऐड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको तब मिल रहा है जब D की वैल्यू 0, और वो कौन सी एक्सिस है? सेंट्रोइडल एक्सिस। इसलिए याद रखना, फ्रॉम द फैमिली ऑफ मल्टीपल एक्सिस which are parallel to each other, the minimum moment of inertia of a body will be obtained about the axis which is passing through the center of mass of the body. क्लियर है? मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट उसको घुमाना सबसे आसान होगा। ये हुआ इसका मतलब। दूसरी थ्योरम होती है बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये बोलती है कि किसी भी बॉडी के अंदर आप दो एक्सिस बना लो which are perpendicular to each other, ये x है ये y है, ये दोनों के दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है। क्लियर? ये दोनों के दोनों बॉडी के प्लेन में ही प्रेजेंट है। दिस इंटरसेक्शन पॉइंट मे बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी बट ऑलवेज रिमेंबर दीज टू एक्सिस शुड बी प्रेजेंट विद इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। तो तीसरी एक्सिस जो होगी जो इनके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। क्लियर है क्या बात? तो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस प्लेन में प्रेजेंट दो एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस थर्ड एक्सिस, इस थर्ड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर होती है। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पॉइंट क्या है कि these two perpendicular axes must be present in the plane of the body. This intersection point may lie inside or outside the body. Clear है पॉइंट? आगे चलते हैं। अब बच्चों ये कुछ स्पेशल शेप्स हैं जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होने चाहिए। याद रखिए, इनको एग्जाम में बहुत काम आते हैं। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट होता है mr स्क्वायर। वहीं अगर आप टेंजेंट के अबाउट निकालें जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 2mr स्क्वायर। अगर सेंट्रोइडल एक्सिस है लेकिन बॉडी के प्लेन में से पास हो रही है तो इसके अबाउट आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। ठीक, अच्छा सर ठीक है। और अगर मान लीजिए यही एक्सिस इसके प्लेन में हो लेकिन टेंजेंट हो तो इसके अबाउट हो जाएगा 3/2mr स्क्वायर। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। एक डिस्क की बात कर लेते हैं। डिस्क के सेंट्रोइडल एक्सिस जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अच्छा, अगर यही एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है कितना? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो 3/2mr स्क्वायर। अगर यही एक्सिस इसके प्लेन में हो तो यहां पर आ जाएगा बच्चों mr स्क्वायर बाई 4। और अगर यही टेंजेंशियल एक्सिस हो उसके प्लेन में तो इसके अबाउट आ जाता है 5/4mr स्क्वायर। ओके सर, ठीक है, याद रहेगा? ठीक है।
होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर का इसके अबाउट आता है mr स्क्वायर। अब सोचो ये कैसे याद रखोगे, होलो सिलेंडर को अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे ना तो आपको रिंग नजर आएगी केवल, तो जितना रिंग का होता है उतना इसका भी होता है। क्लियर? ओके। सॉलिड सिलेंडर ऊपर से देखोगे तो ऐसे डिस्क नजर आएगी, तो जितना डिस्क का होता है उतना इसका भी होता है। चमका। नेक्स्ट देखो, एक थिन रॉड, तो एक पतली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12। ये उसके अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है, याद रखना। सिमेट्रिक है, यूनिफॉर्म रॉड है, और मिड वाली लाइन के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। अच्छा ठीक है, इसके अबाउट कितना होता है? सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना हो तो इस बात का हमेशा याद रखें कि मास जितना ज्यादा दूर होगा एक्सिस से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? इस एक्सिस के अबाउट मास थोड़ा कम दूरी पर है, और इस एक्सिस के अबाउट देखो मास यहां तक है, तो बताओ किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? सर इसके अबाउट। हाँ आगे ना, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों ml स्क्वायर बाई 3, सेंटर वाले के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 3। ठीक? अच्छा ठीक है। इसके बाद ये मैंने लिख दिया, देखो यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। एक प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के प्लेन में पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। अब इसको कैसे याद रखना है कि ये वाली जो साइड है ना ये L है, और ये वाली एक्सिस इस साइड के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली साइड के लिए यहां पर L आ जाएगा। अगर इसका नाम B होता तो यहां पर B आ जाता। अगर मान लो ये वाली साइड आपकी B है और मैं आपसे पूछता बताओ इसके अबाउट कितना, तो बताओ क्या बताते हैं? सर mb स्क्वायर बाई 12। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट निकालना है और इसके परपेंडिकुलर साइड B है। समझ में आई बात? अच्छा सर ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस वाली के अबाउट क्या लिखते हैं, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर होती। सर मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देता, तो ये हो जाता 1/12 m इंटू में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओ हो, समझ में आई क्या बात? ठीक है सर। हिंज के अबाउट यहां से आपको ऑलरेडी पता है कि ml स्क्वायर बाई 12 है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देना, यू विल गेट दिस। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, बस थ्योरम लगा देना, समझ जाओगे। चमकी बात। आगे देखो, आगे देखो। एक थिन रॉड का, अरे यार अभी तो लिखा अपन ने, ये भी अभी लिखा अपन ने है ना, इसमें कुछ नई बात है ही नहीं सर। ओके। एक थिक रॉड, सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर। पहले सॉलिड स्फीयर का बता देता हूं। सॉलिड स्फीयर का इसके डायमीटर के अबाउट होता है बच्चों, सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है भाई, चलो कोई बात नहीं, ये होता है 2/5 mr स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर के लिए होता है, इसके डायमीटर के अबाउट याद रखना 2/5 mr स्क्वायर। होलो स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट होता है बच्चों 2/3 mr स्क्वायर। याद रखना इस बात को। किसका ज्यादा हुआ? इसका। क्यों? क्योंकि एक्सिस से देखो मास ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मास एक्सिस से कम दूरी पर है ना। अंदर से देखो, अंदर भी मटेरियल भरा हुआ होगा, जबकि इसमें पूरा का पूरा मटेरियल सरफेस पर है। ओके। एक सॉलिड सिलेंडर का देखो भाई, इसके अबाउट कितना हो गया? ए डैश कहां गया? ये रहा, ml स्क्वायर बाई 12। अब देखना इसको याद कैसे रखना है वो भी बता दूंगा मैं। इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 याद करो, एक रॉड के लिए भी इसके अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 ही होता था, और इसके अबाउट होता था सर ml स्क्वायर बाई 3। याद आया? हाँ बिल्कुल ठीक। अब सोचो इसके अबाउट कितना होगा? सॉलिड सिलेंडर है तो एक डिस्क की तरह नजर आए, तो सर इसके अबाउट हो जाएगा इसका mr स्क्वायर बाई 2। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसके अबाउट हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2। इसका आधा करके यहां जोड़ देना, इसका आधा करके यहां जोड़ देना, हो गया। सोचा अगर यही होलो सिलेंडर होता तो क्या होता? ये तो उसमें भी आता, लेकिन उसमें यहां पर mr स्क्वायर होता है, तो यहां पर mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 आ जाता। समझ में आई बात? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखना, कभी कभी ना एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ जो आपके शायद काम आए, कि कोई रॉड है ऐसी और यहां पर कोई एक्सिस है, ये यहां से थीटा एंगल बना रही है L डैश दूरी पर, और ये जो दूरी है वो L माइनस L डैश है। और अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/3l साइन स्क्वायर थीटा L माइनस L डैश का क्यूब प्लस L डैश का क्यूब। इसको याद रख लेना, हो सकता है कभी कभी आपके काम आ जाए। ठीक है क्या? अच्छा ठीक है। जैसे कि अगर मान लो रॉड को ऐसे रखा हुआ है, सपोज करना, और बिल्कुल मिड में से पास कर रखा है L/2 से,
तो थीटा कितना पुट कर देना, 90 डिग्री पुट कर देना, एल डैश की वैल्यू L/2 पुट कर देना, तो आपको मिल जाएगा ml²/12, जो अपन ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, अच्छा अब ये कहाँ काम आ सकता है? जैसे आपको कोई बोल दे कि भैया एक ट्राइंगल है ऐसे 3 रॉड से मिलकर के बना हुआ है, तो बताओ इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? अरे मेरे भाई ये टोटल एंगल 30 डिग्री होगा ना, ये भी 30 डिग्री होगा ना। तो देख इस वाली रॉड के लिए यही वाला केस बना क्या, इस एक्सिस को यहाँ ले जा, यहाँ ले जा, ये ले, ये एंगल आ गया तेरा थीटा, चमका। ठीक है, फिर बहुत बढ़िया बात है, तो समझ में आ रही बात आपको? तो इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देना, एल डैश की वैल्यू एल के बराबर पुट कर देना, तो इसके अबाउट आ जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आ जाएगा, इसका तो अपन जानते हैं ml²/12, ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है सर, आगे लेके चलते हैं। अब देखो यार, ये एक अपना सेक्शन कंप्लीट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। हालांकि इसमें एक और पार्ट बनता है, वो है रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट उसका कॉन्सेप्ट बच्चों बिल्कुल वही है जो आपने सेंटर ऑफ मास के अंदर पढ़ा होगा। कैसा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो जैसे मान लो कि ये कोई डिस्क है, उसका अपने इतना सा पार्ट यहां से हटा दिया, और अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा जो मिड में से पास हो रही है। तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूं कि कभी किसी जमाने में पूरी थी और पूरी होने के बाद में अधूरी हो गई, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा पार्ट अपन ने निकाल दिया। हाँ क्या ना? अब इसमें से देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जानते हैं क्या इसका? हाँ। क्या हम इसके अबाउट इसका भी निकाल सकते हैं? हाँ। इसका मास अगर मुझे पता है m, इसका मास स्मॉल m अगर मैं निकाल लूं, तो क्या मैं बता सकता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो इसका I डैश मान लूं, तो I माइनस I डैश जो होगा ना वो I नेट निकाल के दे देगा। बस इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, माइनस कर देना। कर सकते हो ना? वो मास डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। बस एक्सिस का ध्यान रखना बच्चों, इसमें गलती एक्सिस की ही होती है कि ये जो एक्सिस है ना वो इस वाले पार्ट के लिए देखो टेंजेंशियल है, इसकी गलती होती है, स्पेशली ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर के दूसरे सेक्शन पर, और दूसरा सेक्शन है अपना टॉर्क वाला सेक्शन। देखिए टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है बच्चों R क्रॉस F, एक होता है FR साइन थीटा, एक होता है F इंटू में R परपेंडिकुलर। याद आया क्या कुछ ऐसा? हाँ क्या ना? तो तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। जैसे कि कभी कभी हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाए किसी पॉइंट के और कोई फोर्स दे दिया जाए, और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ टॉर्क क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको आर वेक्टर दे दिया भैया 2i + 3j + 4k, और एफ वेक्टर दे दिया भैया आपको 3i कैप + 2j कैप न्यूटन, और फिर पूछा जाता है टॉर्क वेक्टर बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है ना, फिर मैं इस फॉर्म को यूज कर लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट वाली को। याद है? अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये आर वेक्टर क्या है? ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। समझ में आई बात? अच्छा F इंटू आर परपेंडिकुलर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा। ये आर परपेंडिकुलर क्या है? ये आर परपेंडिकुलर दूरी है। कौन सी दूरी? वह दूरी जो कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसकी, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है उससे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, आपने ऐसे एक फोर्स लगाया टेंजेंशियल, और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसके अबाउट टॉर्क, तो इसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो ये आपकी परपेंडिकुलर दूरी बन जाएगी। समझ में आ गई बात? अच्छा सर ठीक है। अगर मान लो आपसे कहा जाता है कि इसके अबाउट टॉर्क निकालो, तो आप इससे एक परपेंडिकुलर दूरी निकालना, मतलब ये वाली इसकी परपेंडिकुलर दूरी बन जाएगी। अगर आप इस सी के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उसकी परपेंडिकुलर दूरी होती है कहां से? लाइन ऑफ एक्शन से। समझ में आ गई बात? वो आपका आर परपेंडिकुलर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आपने एक फोर्स लगाया F, और इस F की वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेंटर के अबाउट टॉर्क क्या होगा, तो बच्चों टॉर्क बराबर होता है F इंटू में आर परपेंडिकुलर। तो F की जगह तो F है। अब जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डाल दो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर की दूरी R हो जाएगी, तो ये टॉर्क आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालें? तो एक तो आप यहां से देख सकते हो R क्रॉस F से, दूसरा आप अपने राइट हैंड रूल को भी यूज कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो ये किधर घूमेगा?
ऐसे घूमेगा ना, ऐसे यूं तो घूमेगा। सोचो इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क आ गया आपका अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कह सकते हो या फिर क्लॉकवाइज कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वाले वेक्टर की तरफ रखो, रखा, अच्छा सर ठीक है। उसके बाद आप अपने पाम को दूसरे वेक्टर को फेस करवाओ और फिर राइट हैंड रूल यूज कर लो, टुचुक टुचुक टुचुक, हो गया सॉल्व। तो दोनों में से कोई भी तरीका जो आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू ओनली। क्लियर है बात? ओके सर ठीक है। चल तो यार भाई समझ में तो आया ना दूसरा डायरेक्शन कैसे निकालना है, या अभी भी घूम ही रहे हो, दिमाग में कहीं और ही चल रहा है अपने कुछ? ठीक है चलिए भाई, अब बताओ। देखो अगर आप इससे इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हो, सुनना मेरी बात को ध्यान से, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दूसरा वेक्टर कौन सा है? एफ वेक्टर। और पहला वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर। अब सुनना, अब मैं जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं उससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि आर वेक्टर बेसिकली है क्या। आर वेक्टर बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। किसका? इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो सोचिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसके अबाउट इधर होगा, ये आपका आर वेक्टर हो गया। ठीक, तो दिस इज योर आर वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेना अपनी कॉपी में, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उसके रिस्पेक्ट में। समझ में आई बात? तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में तो ऐसे ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका आर वेक्टर। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने फिंगर को पहले वाले वेक्टर की तरफ रखो, पाम को दूसरे वाले की तरफ, तो थंब जिधर वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। दूसरा तरीका ये हो गया। क्लियर है? अब कभी कभी ना इसमें ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आर वेक्टर आप इसके अबाउट टॉर्क निकालो अगर फोर्स एक्ट कर रहा है किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, 2y + 5j के अबाउट। तो बताओ इसका टॉर्क क्या होगा? तो अगेन टॉर्क बराबर तो होता है आर क्रॉस एफ, लेकिन आर कौन सा लोगे मेरे भाई? क्या ये वाला लिखोगे? नहीं, आपको टॉर्क निकालना है किसके अबाउट? इसके अबाउट निकालना है। फोर्स कहां लग रहा है? यहां लग रहा है। तो आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा किसका? इसका पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में, मतलब R0 - R करोगे और उसको F के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, तब जाके टॉर्क आएगा। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। तो दो तरीके, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तीसरा ये साइन थीटा वाला भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे इस प्रश्न पर। तो टॉर्क आ गया सर F × R। ठीक है, अब टॉर्क निकालना आपने एक बार सीख लिया, उसकी डायरेक्शन निकालना आपने सीख लिया। नेक्स्ट काम होता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना। तो बच्चों जैसे आपने F नेट बराबर ma पढ़ा था, सेम टू सेम यहां पर भी न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, नेट टॉर्क बराबर I अल्फा वेक्टर। जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, अल्फा भी उसी के अबाउट लेना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी एक्सिस के अबाउट ही लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फोर्स यहां लगाया तो टॉर्क आपने इस वाली एक्सिस के अबाउट लिया, क्योंकि बॉडी ऐसे तो घूमेगी ना इस एक्सिस के अबाउट। तो टॉर्क आपने इसके अबाउट लिया, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी के अबाउट ही आना चाहिए। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर ये डिस्क है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? mr²/2। तो बच्चों आपका जो अल्फा आएगा वो भी इसी के अबाउट ही आएगा। समझ में आ गई बात? ओके सर। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना, टॉर्क अबाउट ओ इतना। तो अब सवाल उठता है कि अल्फा कैसे निकालें। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास a बराबर F0/m लिख सकते थे? हाँ बिल्कुल लिख सकते थे सर। अगर आपके पास F0 है, m है, तो क्या आप a निकाल सकते थे? बिल्कुल। तो क्या इसी प्रकार से आप अल्फा निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल सर, टॉर्क अपॉन I। तो मेरे भाई अगर तुझे टॉर्क निकालना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है, तो क्या तू अल्फा निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल लेंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑनेस्टली बताना, लिख पाओगे? पक्का समझ गए कैसे निकालना है? तो हमारे पास इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का तरीका हमें आ चुका है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आपसे क्या पूछा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होगा? तो ए कौन सा पॉइंट है? तो मैं बाकी का कचरा यहां से हटा देता हूं और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। तो ए पॉइंट है हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब सोचिए बच्चों, सोचिए हमारे पास अल्फा है
और आपसे पूछ रहा है कि ए का एक्सेलरेशन बताओ, कौन सा वाला सर? टेंजेंशियल। और याद करो मैंने आपको सर्कुलर मोशन में क्या बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना वो अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। बच्चों जब ये रिजिड बॉडी घूमेगी तो ये पॉइंट ए क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। मानते हो इस बात को? जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके पास एक सेंट्रिपिटल भी होगा, हो सकता है टेंजेंशियल भी हो। क्योंकि यहां पर टॉर्क लग रहा है तो इसका कुछ ना कुछ अल्फा आएगा, और अगर अल्फा आया तो इसके पास एटी भी आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने बात करी थी कल, अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। रेडियस अल्फा अपन निकाल चुके हैं बच्चों, रेडियस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए। अच्छा, ए का सेंट्रिपिटल बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। सेंट्रिपिटल हो जाएगा सर ए का ओमेगा स्क्वायर आर, जो भी इसका ओमेगा आएगा वो अपन निकाल लेंगे, लेकिन ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। बी का टेंजेंशियल बता सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा सर अल्फा इंटू रेडियस। तो देखो अल्फा इंटू रेडियस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सर ठीक है। अच्छा सी का बता सकते हो क्या? सी का टेंजेंशियल ऐसे आएगा क्योंकि ये इस सर्कल में घूम रहा होगा छोटे वाले में, मानते हो? इसकी रेडियस कितनी है? छोटा आर। तो बताइए इसका टेंजेंशियल कितना? सर इसका टेंजेंशियल हो जाएगा अल्फा इंटू छोटा आर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है ना भाई। तो देख अल्फा इंटू छोटा आर। अल्फा की वैल्यू कहां से पुट करूं सर मैं? यहां से पुट कर दे, अल्फा बराबर टॉर्क अपॉन आई। तो देख अगर तूने टॉर्क निकाल लिया, तूने आई लिख दिया, तो क्या तू अल्फा लिख देगा? और तूने अल्फा लिख दिया, रेडियस ऑफ सर्कल तुझे पता है, तो क्या तू 80 लिख सकता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख सकता है? लिख दे भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आराम से आप कर सकते हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो आपको पूरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, सिलेक्टेड चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन वो अच्छे से कर लीजिए। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंज रॉड। अब देखो हिंज रॉड का भी एक केस होता है जो आपने काफी ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह जिसके ऊपर देखे होंगे, है ना? तो इसको यहाँ पर अपन ने क्या किया? हिंज कर दिया। इसको यहाँ से अपन ने क्या कर दिया? हिंज कर दिया। अच्छा सर ठीक है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, तो छोड़ते हैं क्या होगा? ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट लग रहा होगा। वेट कहां पर लगेगा? सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास पर जो mg लगेगा ना, उसका एक टॉर्क जनरेट होगा। किसके अबाउट? इसके अबाउट। आ रहा है क्या टॉर्क? देखना, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखो हिंज फोर्स हमेशा, हिंज की वजह से हमेशा नॉर्मल फोर्स लगता है, जिसको अपन हिंज फोर्स कहते हैं। आप जब भी क्वेश्चन में हिंज फोर्स लगाएं, उसको हमेशा दो कंपोनेंट में लगाएं। एक तो हो जाएगा ऐसा वाला कंपोनेंट, एक हो जाएगा ऐसा वाला कंपोनेंट। इसको मैं ny बोल देता हूं, इसको मैं nx बोल देता हूं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है सर ये तो। अब सोचिए, ये रॉड किसके अबाउट घूम रही है? सर हिंज के अबाउट घूम रही है। क्यों? क्योंकि यार हिंज के अबाउट टॉर्क आ रहा है। किस किस का? देखो ny की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो तो इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो हमेशा याद रखें, किसी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उसका टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट या उस पॉइंट के अबाउट जीरो होता है। क्लियर है? nx की भी लाइन ऑफ एक्शन देखो इसी पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए इसका भी टॉर्क जीरो। लेकिन mg की लाइन ऑफ एक्शन इससे पास नहीं हो रही, इसलिए इसका टॉर्क आएगा। कितना आएगा बता सकते हो? हाँ बिल्कुल सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी। अब ये परपेंडिकुलर दूरी कितनी है भाई? l/2 है, तो टॉर्क आ जाएगा सर mg इंटू l/2। अच्छा, किस डायरेक्शन में आ रहा है? सर ये क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ऐसे घुमाएगा ना, टुचुक टुचुक ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क आ रहा है सर क्लॉकवाइज। अच्छा ठीक है। अब सोच, अगर तेरे पास टॉर्क आ गया तो क्या तू अल्फा निकाल सकता है? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं सर। अल्फा आ जाएगा सर टॉर्क अपॉन में आई। अब आई कौन सी एक्सिस के अबाउट? इसके अबाउट। क्या तू इसके अबाउट आई निकालना जानता है? हाँ पढ़ा था सर मैंने, ml²/3 होता है। तो देख तेरे पास टॉर्क भी आ गया, आई भी आ गया, पुट कर दे, तेरे पास अल्फा आ जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? थोड़ा दिमाग में घुसा इधर। अच्छा सर ठीक है। ये आ गया टॉर्क, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ गया आपके पास अल्फा, टॉर्क अपॉन आई। अच्छा ठीक है। अब सोच, जब ये रॉड ऐसे घूमेगी तो ये सर्कल का जो इसका जो सेंटर है ना वो क्या करेगा? देख उसके पाथ पर फोकस कर, ये पाथ ऐसे जाएगा, मानता है? ये कौन जा रहा है ऐसे? सेंटर। तो देखिए सेंटर जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, दिखाई दिया? तो सोच इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? सोच सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने बताया था अल्फा इंटू रेडियस होता है। अच्छा, तो अल्फा की जगह तो अल्फा है, रेडियस कितनी इसकी? l/2। तो देख जैसे ही तू इसको l/2 से मल्टीप्लाई करेगा अल्फा से, वैसे ही तेरे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। सोच
ये वाला पॉइंट क्या कर रहा होगा सर, ये भी सर्कल में घूमेगा, लेकिन इसकी रेडियस ना सर अलग होगी। कितनी होगी इसकी रेडियस? एल। हाँ के ना? तो इसका अगर तुझसे कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछे तो क्या तू इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता सकता है? हाँ, अल्फा इनटू में रेडियस, अल्फा इनटू में रेडियस एल, तो ये आ गया इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मानता है क्या इस बात को? हाँ मान तो लाऊंगा सर मैं। क्लियर है बात ये? ठीक है सर। अब यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, आपके पास इसके सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ चुका है, हाँ के ना? अब मैं ये अच्छे से जानता हूं कि मैंने एनएलएम के अंदर या सर्कुलर मोशन के अंदर पढ़ा हुआ है कि सर नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर, मैंने बिल्कुल पढ़ा था। अब देख, कभी कभी ना आपसे हिंज फोर्स वगैरह कैलकुलेशन करवा ली जाती है, तो हिंज फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सुनना मेरी बात को ध्यान से। देखो, ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास सर वो पॉइंट होता है जहां पर अपन ये मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास वहां पर एक्ट कर रहा है, ऐसे मान सकता हूं ना मैं, हाँ क्या ना? तो ऐसा कर। और एक और कॉन्सेप्ट था इसका कि अपन ये भी मान सकते हैं सर पूरी बॉडी पर लगने वाले फोर्स को अपन वहां लगा सकते हैं, हाँ क्या ना? तो एक काम कर, पूरी बॉडी के फोर्स को यहां लगा के देख एक बार। तो जैसे ही तू पूरी बॉडी के फोर्स को यहां पर लगाएगा तो तुझे देख क्या एक झटका मिलेगा। देख कैसे? सर nx को मैं इधर लगा दूं सेंटर ऑफ मास पर, ny इधर लग रहा है, बिल्कुल सत्य बात है, और mg इधर लग रहा है। अब सोच, चूंकि सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रेला है, दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दिया सर। अब अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो बता सर्कल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना? सर 80 बराबर अल्फा इंटू एल बाई 2 है। और मैं अच्छे से जानता हूं सर कि नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो अगर मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखूंगा मास इंटू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो लिखूंगा। अब टेंजेंशियल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सर mg नीचे लग रहा है, ny ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स हो गया mg इंटू ny, mg माइनस ny इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तेरे पास mg है, 80 है, ny आ जाएगा। आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ny तो आ गया, अब nx कैसे लिखोगे? मुझे एक बात बता, nx जो है वो किधर लग रहा है? सर ऐसे बाहर की तरफ। और क्या आपका सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है? हाँ। तो सोचो, रेडियल डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है तो क्या वो सेंट्रीपिटल देता है? हाँ बिल्कुल देता है सर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि nx जो होगा वो बेसिकली m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगा? सर लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ऐसे होगा सेंट्रीपिटल, तो हाँ के ना? बिल्कुल सर। लेकिन nx ऐसे लग रहा है, और आपने बताया था सर कि एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव लिखेंगे और उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लिखेंगे। तो सर nx चूंकि अपोजिट में है ac से, इसलिए मैं यहां पर माइनस nx लिख दूंगा। क्लियर है क्या? ये दो इक्वेशन बन गई, तेरे पास nx आ जाएगा, ny आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि रॉड को आपने यहां से छोड़ा है, तो जैसे ही छोड़ेंगे उस समय ओमेगा कितना होगा? 0 ना? जैसे ही ओमेगा 0 होगा तो उस समय nx भी 0 हो जाएगा, तो तेरे पास nx खत्म, केवल ny आ जाएगा। ये ले हो गया सॉल्व। तो तूने क्या क्या किया? सर मैंने सबसे पहले टॉर्क निकाला, उसके बाद अल्फा निकाला, उसके बाद मैंने 80 निकाला, उसके बाद मैंने सर्कल के सेंटर पर ध्यान दिया, मैंने सेंटर ऑफ मास पर सारे फोर्स ट्रांसफर कर दिए, और रेडियल डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन लिखी और टेंजेंशियल के लिए अलग इक्वेशन लिखी। nx आ गया, ny आ गया। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए अब आगे लेके चलते हैं आपको। एक और कॉन्सेप्ट है जो शायद आपने ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी तो देखा होगा कि एक पुली होती है, उस पुली से आप क्या करते हैं, एक ब्लॉक को लटका देते हैं और छोड़ देते हैं, और आपसे पूछा जाता है बता बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना? देखो, अज्यूमिंग दैट ये जो पुली है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है नीचे की तरफ, ठीक है? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? ए है नीचे की तरफ, ठीक है सर। लेकिन यार ये जो पुली है तो रोटेट कर रही है, थोड़ी ना चल रही है। पुली थोड़ी ना चल रही है भाई, पुली तो केवल रोटेट कर रही है। इसका मतलब उसके पास तो सर केवल और केवल अल्फा होगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसका अल्फा कैसे निकालेगा? सोच सर, इस पर ना एक तो कैपिटल एमजी इधर लग रहा होगा और एक टेंशन इधर लग रहा होगा। ये किसका वीडियो बनाया अपन ने? पुली का। तो सोच एमजी का टॉर्क इस रोटेशन एक्सिस के अबाउट कितना? 0। केवल और केवल टी का टॉर्क आएगा कितना? टी इंटू आर। मानता है? किधर आएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज आएगा। दिखाई दे रहा है? टॉर्क बराबर क्या होता है? सर आपने बताया था आई अल्फा होता है, तो ये हो जाएगा आई सी इंटू अल्फा। मानते हो?
यहाँ से आपके पास अल्फा आ गया टी इंटू आर अपॉन में आई सी, ये ले तेरे पास अल्फा आ गया, ठीक है सर। लेकिन अपने पास टी तो है ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, इसके लिए इक्वेशन लिख दे। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेगा सोच, एम जी माइनस टी बराबर एम ई, ये दो इक्वेशन हो गई सर। लेकिन अननोन तो हमारे पास तीन हो रहे हैं, अल्फा टी और ए। अब कैसे करोगे सर, एक और इक्वेशन चाहिए। आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, आपको हमेशा ये मानना है कि यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका जो अल्फा होगा या यहाँ जो एटी होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। ये पुली के किसी भी पॉइंट के लिए अपन बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन पुली और रस्सी आपस में कांटेक्ट में है, तो रस्सी का एक्सेलरेशन चूंकि ए है, तो यही एक्सेलरेशन रस्सी के लिए किसी पुली का भी होगा। मतलब वो पॉइंट जो कि रस्सी और पुली का आपस में कांटेक्ट में है, वो आपस में स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। रस्सी का एक्सेलरेशन कितना सर, ब्लॉक की एक्सेलरेशन ए के बराबर। पुली के उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना सर, 80 मतलब अल्फा इंटू आर के बराबर। क्योंकि दोनों स्लिप नहीं हो रहे तो दोनों साथ साथ में चल रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ सर 80 और अल्फा और ए दोनों बराबर होंगे। समझ में आई बात। इसलिए तीसरी इक्वेशन आपको यहां से मिलेगी, क्या, ए बराबर अल्फा इंटू आर। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपके पास टी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यार ये एक और सिचुएशन है जिसको एटवुड मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एटवुड मशीन, है ना। ये आपने एनएलएम में भी पढ़ी होगी, लेकिन वहां पर याद करो मैंने क्या बताया था कि देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। इसलिए पुली नहीं घूम रही थी वहां पर, केवल रस्सी चल रही थी ऐसे, पुली तो फिक्स स्टेशनरी थी वहां पर। यहां पर क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन होने की वजह से पुली और रस्सी दोनों घूम रहा है, पुली भी घूम रही है और रस्सी भी चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रिक्शन होगा तो इधर टेंशन अलग होगा, इधर अलग होगा। याद आया, कुछ बताया था मैंने, हाँ बताया तो था सर आपने, ठीक है सर। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, एनएलएम का है रोटेशन का। जब भी क्वेश्चन में पुली का मास दिया हुआ होगा समझ लेना कि रोटेशन का क्वेश्चन है, समझ लेना ये रोटेशन का क्वेश्चन हो गया सर, अगर पुली का मास गिवन है तो। ठीक, ओके ठीक है सर। अब देखो अगर अपन इस पुली का एफबीडी बनाए तो इस पुली पर सर देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो सर T1 लग रहा है इधर, एक सर T2 लग रहा है इधर, एक सर इसका मास लगेगा वेट mg नीचे, और एक सर हिंज फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ। बिल्कुल सत्य बात बोल रहा है तू तो, ठीक है। अब यार यहाँ पर चूंकि ये पुली ना ऐसे घूम रही होगी, कौन सा वेट ज्यादा माने, क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, अपन m2 को बड़ा मान लेते हैं m1 से। इसका मतलब ऐसे घूम रही है। अगर ये ऐसे घूम रही है तो सोच इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क कितना, शून्य। मान लीजिए कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, और मैंने क्या बताया था कि पहले टॉर्क निकालो और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ रहे हैं टॉर्क उनको पॉजिटिव मान लो। तो सोच T1 का टॉर्क तो ऐसे आएगा और T2 का टॉर्क ऐसे आएगा। T2 का टॉर्क जो है ना अल्फा की डायरेक्शन में है, तो T2 का टॉर्क अल्फा की डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, और T1 का टॉर्क उसके अपोजिट है इसलिए इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, बराबर I इंटू में अल्फा। ठीक है सर, एक इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे सर आप, भाई देखो इसका अगर आप एफबीडी बनाओगे तो इधर भी T2 लगेगा, इधर M2G लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन सर A है तो इसका भी A होगा ऊपर की तरफ, स्ट्रिंग कांस्टेंट से अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो सर दूसरी इक्वेशन में लेके आऊंगा कहां से, यहां से देखना, T1 माइनस में M1G बराबर M1 इंटू में A। ठीक, दूसरी इक्वेशन आ गई। इसके लिए क्या लिखोगे, M2G माइनस में T2 बराबर M2 इंटू में A। तीसरी इक्वेशन यहां से आ गई। सर दिक्कत ये, लेकिन अभी चार अननोन है हमारे पास, T1 T2 अल्फा और A। अब सोचो चौथी इक्वेशन कहां से लेके आए सर, क्या करें आप ही बता दो। मैंने आपको क्या कहा था कि चौथी इक्वेशन आएगी यहां से, कोई स्लिपिंग नहीं है ऐसा मानते हुए हम बोल सकते हैं कि A बराबर अल्फा इंटू आर होगा, ये फोर्थ इक्वेशन। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बच्चों, आपके पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। अच्छा, लेकिन सर यहां तो F तो है नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला फिर इस वाले डायग्राम का नहीं होगा, ठीक है ना, ये किसी और डायग्राम का होगा। क्लियर है, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर सकते हो भाई इतना। चलिए और तो आई थिंक कुछ है नहीं यहाँ पर। अच्छा हाँ, नीचे लिखा हुआ है यार, देखो नीचे अपन ने मिस कर दिया ना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ
नीचे लिखा हुआ ना एफ क्या है बेसिकली, एफ ये है, एफ ये। अब इसको डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, कैसे याद करो, जब यहां पर कोई अगर ये क्वेश्चन एनएलएम का था तो आप एक्सेलरेशन कैसे लिखते थे सर, हम लिखते थे m2g माइनस में m1g अपॉन में टोटल मास, याद आया कुछ ऐसे तो लिखते थे ना जब एनएलएम का क्वेश्चन होता था, हाँ लिखते थे ऐसे ही सीधे। इसमें आप i अपॉन आर स्क्वायर और जोड़ दो, क्या जोड़ दो, i अपॉन आर स्क्वायर, तो आपके पास इस रोटेशन वाली प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा। याद रख लोगे इतना, याद रख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलें। नाउ रोलिंग ऑफ अ बॉडी, अब एक बॉडी की रोलिंग देखने वाले हैं। अभी तक अपन ने क्या देखा, अभी तक सर हमने देखा कि एक बॉडी जब प्योर रोटेशन में होती है तो क्या हो रहा होता है, टॉर्क देख लिया अपन ने, है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ अपन ने देख लिया सर। इसके बाद सर उससे पहले अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा सर। अब अपन देख रहे हैं एक बॉडी की रोलिंग मोशन के बारे में। देखिए एक बॉडी का रोलिंग मोशन जिसमें ट्रांसलेशनल भी होता है और रोटेशन भी होता है, दोनों तरह के मोशन एक साथ हो रहे होते हैं, तो वो होता है रोलिंग मोशन। ठीक, जैसे कि अगर प्योर ट्रांसलेशनल में है तो बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, कितना, vc के बराबर, जितना सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा उतना हर पॉइंट का वेलोसिटी होगा। अगर बॉडी केवल प्योर रोटेशन में है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब रखे रखे घूम रही है उसी जगह पर ओमेगा से, तो सर हर पॉइंट के पास अपना अपना एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ओमेगा आर, इसके पास भी होगा ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ये हर पॉइंट के पास अपना अपना वेलोसिटी है। ठीक, ये किसकी वजह से, प्योर रोटेशन की वजह से। ये किसकी वजह से, ट्रांसलेशनल की वजह से। मतलब ये हुआ कि आपके घर में कोई बाइक अगर है, उसके टायर को आप घुमा रहे हो, वो बाइक वहीं खड़ी हुई है और आप उसके टायर को घुमा रहे हो, मैंने तो घुमाया था बचपन में भाई, है ना, तो वो तो हो गया आपका प्योर रोटेशन, और उसकी वजह से हर पॉइंट के पास इतनी इतनी वेलोसिटी आ रही है। किधर आएगी है, टेंजेंट के अलोंग। क्लियर। मान लो कि आप बाइक को घूमने, पहिया घूमने नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको घसीट के लेके जा रहे हो, आगे खींच के लेके जा रहे हो, विदाउट लेटिंग द टायर टू रोटेट। ठीक, तो वो ये वाला केस है। लेकिन अगर वो बाइक चल रही है तो उसका पहिया आपने देखा होगा घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ता है, तो वो वाला केस है ये, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल। तो उस केस में हर पॉइंट के पास एक्सेप्ट द सेंटर ऑफ मास दो दो वेलोसिटी होगी। भाई एक तो वीसीएम है, ठीक, सबके पास थी वो वीसीएम, देखो बिल्कुल ठीक है सर। उसके अलावा रोटेशन की वजह से एक और वेलोसिटी आ गई, ओमेगा आर, बिल्कुल सत्य बात है सर, ओमेगा आर आ गई सबके पास एक और। ठीक, अब देखो इस पॉइंट का वीसीएम और ओमेगा आर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ गए। इस पॉइंट का वीसीएम और ओमेगा आर दोनों अपोजिट हैं, वीसीएम आगे ओमेगा आर पीछे, तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी वीसीएम माइनस ओमेगा आर होगा। इस पॉइंट का वीसीएम इधर, ओमेगा आर इधर, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट में वीसीएम स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर। इस पॉइंट का वीसीएम इधर, ओमेगा आर इधर, तो इसका नेट वेलोसिटी अंडर रूट में वीसीएम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आई बात। किसी भी जनरल पॉइंट का भी आप लिख सकते हो भाई, जैसे कि यहां पर कोई पॉइंट अगर है तो इसका ओमेगा आर तो टेंजेंशियल होगा रोटेशन की वजह से, टेंजेंशियल, लेकिन वीसीएम हमेशा सेम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर वीसीएम और ओमेगा आर के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट पी कितना होगा सोचो, तो ये हो जाएगा सर वीपी बराबर अंडर रूट में दो वेक्टर के वेक्टर सम का स्क्वायर, क्या होता था बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वीसीएम ओमेगा आर कॉस थीटा, यही था सर, बिल्कुल सत्य बात है। समझ में आई बात। अब थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट कर देना मेरे भाई, आ जाएगा तेरे पास, कर लोगे इतना। क्लियर। अब जैसे अपने वेलोसिटी निकाला बच्चों, सिमिलरली आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, हर पॉइंट का इन प्योर रोलिंग मोशन कितना होता है। अब ये जो रोलिंग मोशन होता है बेसिकली ये तीन अलग अलग टाइप से आप पढ़ते हैं। कब कब, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये कोई बॉडी है और ये किसी फिक्स सरफेस पर रखी हुई है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दिस सरफेस इज फिक्स्ड। अब इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी अगर आप देखेंगे तो वीसी तो आगे की तरफ था और ओमेगा आर पीछे की तरफ था। मानते हो इस बात को? बिल्कुल मानते हैं सर।
अब चूंकि अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट P का नेट वेलोसिटी बताओ, तो आप कहोगे सर VC माइनस ओमेगा आर है। क्लियर? अच्छा सर, वहीं अगर अपन इस ग्राउंड वाले पॉइंट का वेलोसिटी देखें तो ये 0 है, क्योंकि वो तो रेस्ट पर है, ग्राउंड फिक्स सरफेस है। इसलिए ग्राउंड का वो पॉइंट जो कि इस बॉडी के पॉइंट P के साथ कांटेक्ट में है, अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई तो इनके बीच में क्या कोई रिलेटिव मोशन होगा? तो जवाब है नहीं। रिलेटिव मोशन हमें तब होता है सर जब इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। चूंकि इनकी वेलोसिटी तो सेम है तो काहे का रिलेटिव मोशन नहीं होगा सर। मानते हो इस बात को? अच्छा, चूंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई इनके बीच में स्लाइडिंग भी नहीं है, और जब इनके बीच में कोई स्लाइडिंग नहीं है उसे अपन कहते हैं बच्चों प्योर रोलिंग मोशन। क्लियर है? तो प्योर रोलिंग मोशन का फंडा बड़ा सिंपल है कि बॉडी का वो पॉइंट जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है और ग्राउंड का वो पॉइंट जो कि बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, उन दोनों की वेलोसिटी जब भी सेम होगी, वी विल से दैट कि प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है। क्लियर? और इसका स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है कि अगर ये फिक्स सरफेस हो तो क्या होगा। अगर फिक्स सरफेस है तो वीपी कितना है? वीसी माइनस ओमेगा आर। वीक्यू 0 है तो सर हम बोल देंगे कि वीसी बराबर ओमेगा आर होगा। ये इसका स्पेशल केस है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इट इज ओनली ट्रू व्हेन द प्योर रोलिंग इज टेकिंग प्लेस ऑन द फिक्स सरफेस। अदरवाइज इट इज द जनरल केस। समझ में आई क्या? अच्छा ठीक है, तो चलिए अपन पहले स्पेशल केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया अगर मान लीजिए वीसी और ओमेगा आर के बीच में 3 तरह के संबंध बन सकते हैं। कौन कौन से? हो सकता है कि वीसी ओमेगा आर से बड़ा हो सकता है छोटा हो, और हो सकता है बराबर हो। अगर मान लीजिए वीसी की वैल्यू ओमेगा आर से बराबर हुई तो क्या होता है? चलो देखो, इसको मैं बाद में करूंगा लेकिन पहले इसको दिखा देता हूं। अगर VC की वैल्यू ओमेगा आर से बराबर हुई, याद रखना ये कब है? जब ये तब लगता है जब फिक्स सरफेस हो। अगर मूविंग सरफेस है तो भैया VC बराबर ओमेगा आर इज नॉट द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है सर VP बराबर VQ होना चाहिए। अगर मान लो कि ये नीचे वाला सरफेस भी किसी वेलोसिटी v से चल रहा हो तो VQ बराबर 0 थोड़ी ना होगा भाई, फिर तो VQ बराबर V हो जाएगा। और प्योर रोलिंग के लिए VP बराबर VQ होना चाहिए, तो उस केस में VC माइनस ओमेगा आर बराबर V होना चाहिए फॉर द प्योर रोलिंग। समझ में आई बात? हाँ ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पर जनरलाइज कर देता हूँ, है ना। सो इट इज द केस एंड फॉर प्योर रोलिंग फिक्स सरफेस के लिए, अगर फिक्स सरफेस होता है तो ये हो जाएगा सर। चमका भाई? समझ में आई बात? ठीक है सर, अब आगे देखो। अब अगर मान लीजिए VP और VQ का वेलोसिटी बराबर है और अगर वो फिक्स सरफेस है तो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग VC बराबर ओमेगा आर होना चाहिए। क्लियर? अब अगर चूंकि VC बराबर ओमेगा आर है सर, तो यहां पर प्योर रोलिंग हो रहा है। हमको इतना तो समझ में आ गया। अब प्योर रोलिंग है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, चूंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है किस किस के बीच में, इस बॉडी के पॉइंट और इस सरफेस के पॉइंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। और चूंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है सर, इसलिए यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा। क्लियर? तो जब भी प्योर रोलिंग होगा तो कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, तो फिर कौन सा लगेगा? अगर लगेगा तो केवल और केवल स्टैटिक लगेगा। पहली बात ध्यान रखना। तो यहां पर तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, बट मैं लिख देता हूं, नो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, तो फिर कौन सा लगेगा? स्टैटिक। क्या वो हमेशा लगेगा? कोई जरूरी नहीं है, वो भी तब लगता है जब एक स्पेशल केस सेटिस्फाई होगा। कब? देखो, अगर प्योर रोलिंग ऐसा है कि कोई नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा हो, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो फ्रिक्शन 0 होगा। और अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है तो फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा, और वो कौन सा होगा? स्टैटिक होगा।
समझ में आई बात? तो क्या याद रखना है कि प्योर रोलिंग में या तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और अगर लगा तो वो स्टैटिक लगेगा। दो केस पॉसिबल है। कब लगेगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर फोर्स नहीं है तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्योर रोलिंग आर फर्दर कैटेगराइज इनटू द टू कैटेगरी। अगर फोर्स नहीं है तो ऐसे प्योर रोलिंग को कहते हैं यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। और यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग मतलब कोई फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। उस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। चमकी बात? अच्छा ठीक है, तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आगे बढ़ता रहेगा। दूसरा केस, जब फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है चूंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है सर, तो वहां पर डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है और फिर भी अगर मैं प्योर रोलिंग मेंटेन करना ऑन द फिक्स सरफेस, तो दिस शुड बी द कंडीशन। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब फिक्स सरफेस हो और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग हो, नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हो। ये कब होता है? जब प्योर रोलिंग हो, डजंट मैटर चाहे वो फिक्स्ड हो या चाहे वो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हो या नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हो, लेकिन वो फिक्स सरफेस पर होना चाहिए। समझ में आई बात? दोनों तीनों केस आपको क्लियर हो गए? ठीक, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात बताइए तो आपने। अब चूंकि इसमें दिक्कत क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए एफएस की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती। तो आपको फिर वो कैलकुलेट करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। समझ में आई बच्चों बात? ठीक। हाँ, एक केस है जो अपन पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का। याद आया कि एक इंक्लाइन प्लेन से अपन किसी को नीचे छोड़ रहे हैं तो प्योर रोलिंग करता है, तो वो कौन सा होगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये तो हो गया सर प्योर रोलिंग, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें दो केस और होते हैं, ये तो ये होगा या फिर ये होगा। अगर वीसी की वैल्यू ओमेगा आर से बड़ी हुई, अगर वीसी की वैल्यू ओमेगा आर से बड़ी हुई, तो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी आगे वीसी था, पीछे ओमेगा आर था। सोचिए ये बॉटम मोस्ट पॉइंट जो क्यू है ना वो तो फिक्स है, क्योंकि फिक्स सरफेस की अपन बात कर रहे हैं, तो वी क्यू जो है ना वो तो सर 0 है। लेकिन पॉइंट पी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वीसी माइनस ओमेगा आर। किधर की तरफ एक्ट करेगी? ये एक्ट करेगी आगे की तरफ। तो सोचो आप अगर पॉइंट क्यू हो, आप ऐसे बैठे हुए हो और आपके ऊपर वाला जो पॉइंट पी है ना वो ऐसे आगे आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बताओ आपके और इसके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? सर काइनेटिक लगाऊंगा मैं तो। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इस ब्लॉक या इस बॉडी के ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऐसे पीछे की तरफ, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है ना भाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स होती है सर, म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल निकाले ना, फिक्स हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन ना इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा है पीछे, तो देखो सेंटर के अबाउट एक टॉर्क जनरेट कर रहा है ये ऐसे। हाँ ना? क्या ये टॉर्क ओमेगा की डायरेक्शन में? देखो ओमेगा भी इधर है, तो बताओ टॉर्क चूंकि ओमेगा की डायरेक्शन में है, तो बताइए आपका ओमेगा बढ़ेगा या घटेगा? सर ओमेगा बढ़ेगा। और चूंकि ओमेगा बढ़ रहा है, वीसी घटेगा। क्यों? क्योंकि यार फ्रिक्शन देखो वीसी के अपोजिट लग रहा है, इसी वजह से समय के साथ साथ वीसी घटेगा और ओमेगा बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब वीसी बराबर ओमेगा आर हो जाएगा और उस समय फिर से इनके बीच में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक आपकी प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, इसके बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे प्योर रोलिंग हुई फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। चमकी बात? तो आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक बताओ वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी। अरे बड़ी सिंपल सी बात है यार, सोच यहां पर वीसी है, यहां पर वीसी डैश हो जाएगा, यहां पर ओमेगा डैश हो जाएगा। क्या तू ये लिख सकता है कि वीसी डैश बराबर ओमेगा डैश इंटू आर है? हाँ ना? यहां से लेकर के यहां तक तो क्या रिटार्डेशन लिखता है सेंटर ऑफ मास का? लिख सकता है ना? पीछे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है वो तेरे पास है, तो सेंटर ऑफ मास का रिटार्डेशन निकाल लेना, नेट फोर्स बाय मास निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना। लगा देगा? कौन सी लगानी है डिपेंड करता है क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, लीनियर मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। फिर दूसरा, सेंटर के अबाउट तूने टॉर्क निकाल लिया, टॉर्क से तेरे पास अल्फा आ जाएगा। याद कर मैंने बताया था अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है। अल्फा आने के बाद फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। और फिर इस रिलेशन को यूज कर लेना, तो तेरे पास जो पूछा है ना वो निकल के आ जाएगा। समझा? इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता है ना भाई, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट इंटू
टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ऐसे कुछ इक्वेशन पता है ना भाई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। ओके, दूसरा केस, जब वीसीएम ओमेगा आर से छोटा हो। सोच, अगर इसकी वेलोसिटी वीसीएम आगे है और ओमेगा आर अगर पीछे है, और अगर आगे वाली वेलोसिटी पीछे वाली से छोटी हुई, तो बताओ इस पॉइंट क्यू से देखने पर आपको एक किधर जाता हुआ नजर आएगा, पीछे, क्योंकि ओमेगा आर बड़ा है। और अगर ये पीछे जाता हुआ नजर आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा सर, आगे। अब ये फ्रिक्शन चूंकि वीसीएम की डायरेक्शन में लग रहा है, तो बता ये वीसीएम को बढ़ाएगा या घटाएगा, सर बढ़ाएगा। और ओमेगा की वजह से, इस एफके की वजह से एक टॉर्क आएगा ऐसे अपोजिट, इस एफके का जो टॉर्क है ना वो अपोजिट आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये टॉर्क क्या करेगा, ओमेगा के अपोजिट है, इसलिए ओमेगा को घटाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब सर वीसी बराबर ओमेगा आर हो जाएगा, और जब ये होगा तो वापस प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चाहे कौन सा भी केस हो, डजंट मैटर, ये हो या ये है, देयर इज नो प्रॉब्लम, हमेशा आफ्टर फ्यू टाइम्स, आफ्टर सम टाइम्स द प्योर रोलिंग विल स्टार्ट। और इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एचसीबी में सॉल्ड एग्जांपल दिए हैं, आप चाहे तो उनको, उन एक दो क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम को डील करना है, समझ गए क्या बच्चों? या तो सॉल्व एग्जांपल होंगे, नहीं तो पीछे एक्सरसाइज में आपको दिए हुए इस टाइप की एक या दो प्रॉब्लम्स है, वहां पर डेफिनेटली आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना होता है। हालांकि इसको करने के और भी मेथड्स होते हैं, बट अगर आप इस टाइम पर एक मेथड भी समझ जाते हैं तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्लियर है बच्चों? चलिए अब चलते हैं यहां से आगे। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी अगर अपन लिखें तो थोड़ी देर के लिए अपन इस शब्द को भूल जाएं कि प्योर रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। मैं तो आपको इन जनरल बात करता हूं कि बताओ ट्रांसलेशनल में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर, हाफ इंटू में मास ऑफ द बॉडी इंटू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होती है। और रोटेशन में होती है सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होती है। दोनों को जोड़ दे क्योंकि दोनों तरह के मोशन हो रहे हैं, तो ये तेरे पास नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ये तेरे पास नेट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। ये लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है, कैसे और वो कब एप्लीकेबल होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर तो स्पेस नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड पर इधर ही लिख दूं, चलो ठीक है। देखो कहां लिखूं, इसको हटा देता हूं मैं यार, हाँ इसको हटा देता हूं। देखो देखो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो तुझे याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी कितनी होती है, ठीक है। अब इसके स्पेशल केसेस सुनना, स्पेशल केस, फिक्स सरफेस और प्योर रोलिंग, ये दोनों अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो तू क्या कर सकता है, वीसी बराबर ओमेगा आर लिख सकता है ना, हाँ। और आई को तू क्या लिख सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद करो आपने पढ़ा था के बराबर होता है रेडियस ऑफ जायरेशन बराबर आई बटे एम, तो आई बराबर एम के स्क्वायर लिख सकता है तू। इन दोनों चीजों को यहां पुट कर देना तो तेरे पास आ जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं बीटा बोलूंगा बच्चों, बीटा, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बीटा। ये लीजिए, ये कब लगता है लेकिन वो भी आपको जानना जरूरी है, जब प्योर रोलिंग हो और फिक्स सरफेस पर हो, अभी लगाना है इसको, अदरवाइज ऐसे ही मत लगा देना सर प्योर रोलिंग है तो मैं लगा देता हूं, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों। प्योर रोलिंग भी होनी चाहिए, वो भी कहां पर, फिक्स सरफेस पर, तो ही इसको लगाना, अदरवाइज नहीं लगाना है। अदरवाइज ये तो लगेगा, ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला, आप डायरेक्ट लगा सकते हो इसको। चमकी बात, आगे बढ़ो, ठीक। देखो अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। इसमें देखना कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये चूंकि इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, अब चूंकि प्लेन फिक्स है इसका मतलब सर ये तो रेस्ट पर होगा, बिल्कुल सत्य बात है। इस पर तू देखेगा तो एक तेरे पास फोर्स लगेगा mg sin थीटा इधर। अब मुझे बता, इस बॉडी पर क्या कोई फोर्स लग रहा है? हाँ, तो
प्योर रोलिंग भी है और फोर्स भी लग रहा है, तो ये कौन सी प्योर रोलिंग हुई सर? ये नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हुई। याद करो मैंने आपको बताया था। और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग है तो क्या मैं जानता हूं कि यहां पर फ्रिक्शन लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। कौन सा? स्टैटिक। तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दीजिए आप ऐसे पीछे। ओके सर ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे सर अपन? कुछ नहीं, इक्वेशन लगाएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ जब यहां से यहां पहुंचेगा उस समय इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। दूसरा पूछा जाता है कि बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है। तीसरा पूछा जाता है कि बताओ ये कितना है, यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोकस करिए। सेंटर ऑफ मास ना बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, दिखाई दिया सेंटर ऑफ मास, बस उसका एक्सेलरेशन आ रहा है कितना, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है सर mg sin थीटा माइनस में एफ के बटे एम, ये आ रहा है। सवाल एफ के नहीं सॉरी एफ एस है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब सवाल ही उठता है सर एफ एस कैसे निकालें, एफ एस कैसे निकालें, यही तो बात है। इसके लिए आपको एक और इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क निकाल लो। सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क कितना आ रहा है बच्चों, एफ एस इंटू आर आ रहा है, ठीक। और ये कितना होगा, आई इंटू एल्फा के बराबर हो जाएगा। कर सकते हो इतना, कर सकते हो ना? अच्छा ठीक है सर। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, एल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एफ एस, अच्छा लेकिन अभी तो हमारे पास एफ एस भी नहीं है, एल्फा भी नहीं है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपके पास यहां से जरूर बन जाएगी, लेकिन तीसरी इक्वेशन कहां से बनाओगे, ए सी बराबर एल्फा इंटू आर, ये तीसरी इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये मिलेगा, जी साइन थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखना, काम आएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर याद नहीं रहता है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसको आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। बीटा क्या है यहां पर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, इसको ऐसे याद रखना, 1 प्लस बीटा। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये कुछ एक्सप्रेशन है जो कि के और आर के बीच में संबंध आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक रिंग के लिए के बराबर आर होता है, तो बताओ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना, 1 हो जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू इसके लिए 1 हो गई। एक स्फेरिकल शेल के लिए के बराबर कितना होता है, 2/3 आर का रूट, तो बताओ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मतलब बीटा कितना, 2/3 हो जाएगा। बस ऐसे पुट करते जाना यार, हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर, चमका? अच्छा ठीक है, समझ गई बात। यहां तुम, अब सवाल ये उठता है कि यार इसमें एफएस कैसे निकाला जाए, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाला जाए। बच्चों आपके पास अगर एसी आ गया तो आप एफएस आराम से निकाल सकते हो, समझ में आई बात। अब जब आप एफएस निकालोगे तो जो रिलेशन आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा सर, बीटा टाइम्स ऑफ mg साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर आपने m बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, m बीटा। व्हाट इज बीटा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अच्छा ठीक है सर। अब चूंकि ये जो फ्रिक्शन है बच्चों, ये कौन सा, स्टैटिक, और मैं चाहता हूं कि कोई स्लिपिंग ना हो, तो वो तभी होगी जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा। लिमिटिंग मतलब म्यू एस एम जी कॉस थीटा से कम होगा। इस इक्वेशन को यहां पुट करना, इस इक्वेशन को यहां पुट करना, तो आपको इस म्यू की मिनिमम वैल्यू मिलेगी जो यहां पर चाहिए फॉर द नो स्लिपिंग। तो वो मिनिमम वैल्यू आ रही है कितनी, मैं इसको भी बीटा की टर्म्स में लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा बीटा टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ये लीजिए, ये वो मिनिमम वैल्यू है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो इन दोनों सरफेस के बीच में होना चाहिए ताकि कोई स्लिपिंग ना हो। ये पूरा जो पेज आप देख रहे हैं आपके सामने, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा। अब आप इस बड़ी सी बॉडी को भूल जाओ, आप तो ये सोचो कि एक पॉइंट मास है जिसका एक्सेलरेशन आपको पता है इतना, जब ये यहां पर पहुंचेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, कौन सी इक्वेशन लगाओगे,
सर थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा मैं तो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मुझे अगर पता लग जाए, ये हाइट अगर पता हो तो आई कैन कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर पूछता है समय बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देना, समय भी आ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो यार इस तरीके से आप कर लो, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। फिर पता है कभी कभी क्या पूछा जाता है कि बताओ किसको जमीन पर पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, कंपेयर करवा देते हैं हमसे। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, s तो सबके लिए सेम होगा। u अगर मान लो 0 है तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नेक्स्ट पेज पर ले लूँ, यहाँ पर थोड़ी इधर लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मान लो, ए टी किसका, सेंटर ऑफ मास का। s सबके लिए सेम होगा, अलग अलग बॉडी को छोड़ोगे तो। u मान लो इनिशियली 0 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ t जो होगा ना ac के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ क्या ना, रूट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका AC ज्यादा उसका समय कम। अब AC कितना है सर, ये रहा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो जिसका बीटा ज्यादा उसका AC कम। इसका मतलब ये हुआ जिसका बीटा कम उसका AC ज्यादा तो उसका समय कम। तो बीटा और टी आपस में संबंधित हैं। आप ऐसा मान लें बीटा टी के साथ प्रोपोर्शनल है, तो जितना छोटा बीटा उतना छोटा टी, ऐसे आप याद रखो। तो देखो अगर आपको AC पता ना तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, समझी बात? ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टॉर्क, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क डन बाय टॉर्क। देखो यार इतना आपको ये तो जस्ट मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, इतना याद रख लेंगे तो आपके लिए काफी होगा। छोटा मोटे क्वेश्चन में आप अप्लाई कर देना, अदरवाइज रोटेशन में करने के लिए बहुत कुछ है। इतना है कि हम चाहे तो इसको 10-20 दिन तक भी पढ़ा दें, तब भी चैप्टर में बहुत कुछ हो जाता है बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं यार। टॉर्क बराबर आई अल्फा हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम देखा था बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम याद करो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी था। इन द सिमिलर मैनर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी टी। फोर्स की जगह टॉर्क आ गया बस। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कितना होता था याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस होता था। वैसे यहाँ पर होता है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा, देयर इज नो चेंज। फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। अब सवाल ये उठता है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ये एक ऐसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखा जा रहा है जो रोल भी कर रही है और ट्रांसलेट भी हो रही है, मतलब रोटेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, तो चलो पहले इसका लिख ही लेते हैं यार, ठीक है। एक ऐसी बॉडी जो कि VCM से आगे बढ़ रही है, उसका सेंटर ऑफ मास VCM से घूम रहा है और VCM से चल रहा है और ओमेगा से घूम भी रही है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आप सबसे पहले क्या करें, एक एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखिए। कोई भी पार्टिकल जो v वेलोसिटी से चल रहा हो और आपको किसी पॉइंट P के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना हो, तो बच्चों उसका एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है, एक पॉइंट मास के लिए बता रहा हूं, ये होता है mv r परपेंडिकुलर। व्हाट इज r परपेंडिकुलर? इट इज द परपेंडिकुलर दूरी। क्या ये r परपेंडिकुलर नजर आ रहा है? नहीं, ये होगा आपका r परपेंडिकुलर। तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वहां से एक परपेंडिकुलर डालिए उस पॉइंट पर जिसके अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। इस तरीके से आप एक पॉइंट मास जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्लियर है? पहली बात समझ में आ गई? ओके सर, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी केवल घूम रही है और उसका किसी एक्सिस के अबाउट आपसे एंगुलर मोमेंटम कहा जाए, प्योर रोटेशन में अगर है, तो आप लिख सकते हो L बराबर आई ओमेगा। किस एक्सिस के अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। दूसरी बात समझ गए? अब सुनिए आगे कैसे करना है। तो हमने प्योर रोटेशन वाली बॉडी का एंगुलर मोमेंटम देख लिया, हमने एक पॉइंट मास जो कि किसी वेलोसिटी v से चल रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखना है। अब सुनिए, अगर कोई बॉडी रोल भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, उसका एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना है किसी भी पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट P के अबाउट आपको उसका एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो कैसे लिखोगे?
सबसे पहले आप ये मान लें कि पूरा का पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है। आप सेंटर ऑफ मास पर फोकस करिए और सेंटर ऑफ मास वीसीएम से चल रहा है। क्लियर? अब इस सेंटर ऑफ मास का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो। लिखा? हाँ लिखेंगे सर। ये हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इंटू में वीसीएम इंटू में आर परपेंडिकुलर। अब आर परपेंडिकुलर बच्चों कितना होगा? ये हो जाएगा आपका, ये कितना है? कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई तो क्लियर है। अच्छा, प्लस अब पूरी बॉडी किसके अबाउट घूम रही है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास, अब इस वीसीएम को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, प्योर रोटेशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट चूंकि प्योर रोटेशन हो रहा है, तो अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख दो। तो प्योर रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम कितना होता था सर? आई इंटू में ओमेगा। किसके अबाउट आपने लिखा सर? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिखना पड़ेगा। याद रखें यहां पर वेक्टर सम करना है, यहां पर वेक्टर सम करना है दोनों का। क्लियर है बात? ठीक है सर, कर लेंगे। समझ में आ रही बच्चों? बस आप इतना कर लीजिए तो आपका छोटा मोटा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज फॉर प्योर रोटेशन फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ लाइन, एंड दिस इज फॉर प्योर रोलिंग प्लस रोटेशन। कहने का मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, और वी कैन से रोलिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यार, इनमें और भी इन डेप्थ तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, बट स्टिल मैं इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा हूँ। आप अगर इतना भी कर लेंगे तो भी आपके लिए थोड़ा सा सफिशिएंट तो हो ही जाएगा। हाँ, इसका वेक्टर फॉर्म में आपको एक और लिखा देता हूँ। एल वेक्टर इस वाले केस के लिए ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। व्हाट इज पी? इट इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब यार इतना आप कर लोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा बच्चों, है ना। इसके कुछ एक प्रॉब्लम्स कर लेना आप लोग, आसान सी, उतना आप अगर कर लेते हैं तो आपके लिए काफी आराम से हो जाएगी चीजें। ओके, सो यहां पर बच्चों अब हमारे इस चैप्टर का अंत होता है ना। और अंत होने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि यार कभी कभी ना इसमें एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह भी काम आ जाते हैं। जैसे कि एक प्रॉब्लम आपने भी शायद देखी होंगी कि एक रॉड है ऐसे खड़ी हुई है और फिर इसको छोड़ दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ किसी भी इंस्टेंट पर जब यहाँ होगी थीटा एंगल पर होगी तो इसका आप एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितना होगा। किया होगा शायद आपने भी ऐसा क्वेश्चन, है ना भाई। अब ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना है सबसे पहले तो आप फोर्सेस को आइडेंटिफाई करिए। फोर्सेस कौन कौन से हैं भाई? सर एक तो हिंज फोर्स लगेगा, बिल्कुल ऐसे दो कंपोनेंट्स में, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मानते हो ना इस बात को? तो इस पॉइंट के अबाउट एन वाई और एन एक्स का टॉर्क तो जीरो हो गया। एन वाई और एन एक्स दोनों के दोनों नॉन कंजर्वेटिव है, जबकि एम जी कंजर्वेटिव है, तो एम जी का टॉर्क यहां पर नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो साथ में एम जी का कुछ ना कुछ वर्क डन भी हो रहा है ना भाई। एन एक्स और एन वाई जिस पॉइंट पर एक्ट करें वो तो मूव नहीं कर रहा, तो एन एक्स और एन वाई की वजह से कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा। तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो केवल और केवल एम जी की वजह से हो रहा है, और एम जी कंजर्वेटिव है, तो यू कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ कि ना? अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाओगे? इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो जब भी रिजिड बॉडी की आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो हमेशा याद रखें आपको सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। क्लियर? तो अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिड में होगा, यहां से L/2 हाइट पर। ग्रेविटी का रेफरेंस यहां मान लीजिए, कहीं पर भी मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो यहां से इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg L/2। इनिशियली चूंकि रेस्ट पर थी, अपन रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो काइनेटिक आ जाएगी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी इसकी? हाफ। चूंकि प्योर रोटेशन में है तो प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, और प्योर रोटेशन में ना होकर के अगर कंबाइंड रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में हो तो हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस आई हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर। याद है कुछ? अब याद रखें यहां पर आई कौन सा वाला है? हमने ये वाला आई लिया है, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूम रही है उसके अबाउट आपको आई लेना है। देखो मैंने यहां पर आई सी नहीं लिखा,
प्योर रोटेशन में आप वो आई ले लीजिए जिसके अबाउट आपकी बॉडी घूम रही है, तो इसके अबाउट घूम रही है इसलिए इसके अबाउट नहीं लिखा। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन वो रोलिंग वाले में आईसी लिखना है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। ये दूरी कितनी है बच्चों, ये तो L/2 है, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, तो L/2 साइन थीटा हो गई सर ये तो। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगा mgL/2 साइन थीटा। यार इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते क्या आप लोग? सॉल्व कर लेना, आपके पास इसका ओमेगा निकल के आ जाएगा। चमकी बात सारी की सारी। तो बच्चों आई होप जो भी आज हमने डिस्कस किया वो आपके इस छोटे से भेजे में जरूर घुसा होगा, कुछ तो गया होगा एटलीस्ट। यार अगर आप इतना भी कर लेते ना इन चंद दिनों में, तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। तो चलिए बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो यहीं खत्म करते हैं हम लोग। और आई होप जो भी आज हमने डिस्कस किया वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसा है तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही। तो मैं प्रवीण अपने लेक्चर को आज यहीं खत्म करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड बाय बाय।